हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करेंगे विधायिका क्लास 11th का ये चैप्टर होने वाला है ना। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है, ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो चलो वीडियो को करते हैं शुरू और देखते हैं, है ना। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले राज्यसभा की क्या क्या शक्तियाँ होती है, यानी हम विशेष शक्तियों के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। देखो, जिन बच्चों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी वो जाके देख लो, वरना इस वीडियो समझ में आने वाला नहीं है ना। तो देखो बच्चों, राज्यसभा क्या करता है? राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मेन मोटिव क्या होता है? शक्ति का संरक्षण करना, उसको बनाए रखना। यही कारण है कि राज्यों को प्रभावित करने वाला हर मुद्दा क्या होता है? राज्यसभा की सहमति के लिए भेजा जाता है। यानी राज्य में अगर कोई बात होगी तो सबसे पहले वो राज्यसभा के पास जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय को, है ना, राष्ट्रीय हित के लिए संघ सूची या समवर्ती सूची में हस्तांतरित करना चाहे तो इसके लिए उसे राज्यसभा की अनुमति लेनी पड़ती है। मैं अगले चैप्टर में आपको बताऊंगा संघ सूची और समवर्ती सूची है क्या। इस प्रावधान में ये कहा गया है राज्यसभा की शक्ति बढ़ जाती है, लेकिन आमतौर पर यह देखा गया है कि राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो अपने राज्यों से ज़्यादा अपने अपने दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी पार्टी का नेतृत्व करते हैं। बात करते हैं अब लोकसभा की विशेष शक्तियाँ। देखो, कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिनका प्रयोग केवल लोकसभा ही कर सकता है। जैसे धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पहले पेश होता है, उसके बाद राज्यसभा में जाता है ना। कार्यपालिका पर लोकसभा का पूरा नियंत्रण होता है, राज्यसभा का बिल्कुल भी नहीं होता। राज्य सरकार की आलोचना तो राज्यसभा जो होती है वो सरकार की आलोचना तो कर सकती है, लेकिन हटा नहीं सकती। वहीं लोकसभा देखा जाए, लोकसभा कार्यपालिका को हटा भी सकती है ना। तो इस तरीके से लोकसभा ज़्यादा ताकतवर होती है राज्यसभा के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं संसदीय समितियां क्या होती है, आखिर इनका निर्माण क्यों किया था। देखो बच्चों, संसद के बल अधिवेशन के दौरान कुछ ऐसी समितियां बनाई जाती है जिनकी संसदीय समितियां कहते हैं। इनको बहुत कम समय के लिए बनाया जाता है। किसी भी संसद के बल अधिवेशन के दौरान ही ये बैठती हैं, इसलिए उसके पास बहुत कम कानून बनाने के लिए क्या होते हैं, विषय होते हैं। और ये कुछ विषयों पर क्या करता है, गहराई से अध्ययन करता है ना, जिसके लिए उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और ज़्यादा समय देने की ज़रूरत होती है। बात करते हैं समितियों के आखिर कार्य, यानी संसदीय समितियों के काम क्या होते हैं। पहला, संसदीय समितियां क्या करती है, विभिन्न विषयों पर कानून बनाने के लिए सरकार को सुझाव देती है कि आपको किन चीज़ों पर कानून बनाना चाहिए। दूसरा, संसदीय समितियां क्या करती है, विभिन्न विभागों द्वारा जो मांग की गई है ना, जो खर्चे वर्चे की मांग की गई है, उसकी जांच करते हैं कि हाँ भाई पैसा कहाँ खर्च हुआ है, कहाँ कहाँ पैसा खर्च हुआ है, कौन सी परियोजना में पैसा खर्च हुआ है, इस चीज़ की जांच संसदीय समितियां करते हैं। तीसरा, संसदीय समितियां भ्रष्टाचार और घोटालों के मामले में भी क्या करते हैं, जांच पड़ताल करती है। ये होती है संसदीय समितियों के काम। अब बात करते हैं संसद के किन्हीं दो समितियों के नाम बताइए और उनके कार्य। देखो, संसद के कुछ दो समितियों के नाम है। पहला आता है वित्तीय समिति। आप वर्ड से समझे, वित्तीय मतलब पैसा। देखो, ये समिति भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और परियोजनाओं के परियोजन की जांच करती है कि हाँ भाई सरकार द्वारा अगर कोई परियोजना चलाई गई है तो वो काम कितना हुआ है और कितना नहीं हुआ, और उनमें सुधार और कार्य कुशलता के लिए क्या करती है, उसमें सुझाव देती है कि हाँ आप क्या क्या कर सकते हो जिससे वो काम और ज़्यादा बेहतर हो सके। इसके लिए लोक लेखा समिति होती है, प्रांकलन समिति होती है, इस तरीके से। दूसरा आता है तदर्थ समितियां, यानी तदर्थ समितियां क्या होती हैं, ये किसी विशेष कार्य के लिए बनाई जाती है और जब वह कार्य पूरा हो जाता है तो इस समिति को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है, इसलिए इसे तदर्थ समिति कहा जाता है। बात करते हैं तीसरा, स्थायी समिति होती है। देखो, स्थायी समितियां जो होती हैं वो विभिन्न विभागों के कार्यों, बजट, है ना, इसकी देखरेख करती है और ये स्थायी रूप से बनी रहती है ना। जैसे कि नियमन समिति हो गया, कार्य मंत्रण समिति हो गया, ये स्थायी समिति होती है, इन्हें कोई हटा नहीं सकता है। अब बात करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। देखो बच्चों, लोकसभा की कार्यवाही को चलाने के लिए संविधान में एक अध्यक्ष की व्यवस्था की गई है, जिसे साधारण भाषा में हम स्पीकर भी कहते हैं। वर्तमान में अगर बात की, देखो वर्तमान में हम बात करें तो वर्तमान में ओम बिड़ला है, ठीक है ना। आगे बात करते, देखो आखिर स्पीकर का चुनाव होता कैसे है। तो लोकसभा के सदस्य बहुमत के आधार पर क्या करते हैं, अपने सदस्यों में से एक को ये चुन लेते हैं कि हाँ भाई ये अध्यक्ष है, स्पीकर बनेगा। स्पीकर चुने जाने के बाद वो व्यक्ति क्या करता है, अपनी पार्टी को छोड़कर निष्पक्ष रूप से कार्य करता है। वर्तमान में बीजेपी के ओम बिड़ला जो हैं वो स्पीकर है। इसका कार्य क्या होता है और शक्तियाँ क्या होती है, दोनों बात ही की है।
जैसे अध्यक्ष क्या करता है, लोकसभा की बैठकें बुलाता है, उसकी अध्यक्षता करता है और सदन में अनुशासन बनाए रखता है। अध्यक्ष लोकसभा में प्रस्ताव को प्रस्तुत करने, यानी कोई भी प्रस्ताव है या कोई विधेयक है उसको लाने के लिए कहता है कि हाँ भाई लेकर आओ। इसके साथ अध्यक्ष लोकसभा का कार्यक्रम निर्धारित करता है, क्या क्या काम होगा, और प्रधानमंत्री को कानून के संबंध में सलाह देता है। इसके साथ साथ वह सदन में अनुशासन बनाए रखने के लिए मतलब और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें मतलब अनुशासन बनाए रखता है, और अगर कोई अनुशासनहीनता करता है तो उसे सभा से पूरी तरीके से बाहर निष्कासित कर सकता है। यदि वह समझे कि सदन में एक गंभीर अग्रपक्ष रही है तो वह जितने समय के लिए चाहे बैठक को स्थगित कर सकता है, कि अगर उसे लगे कि हाँ अब ज़्यादा विवाद हो रहा है, झगड़े हो सकते हैं ज़्यादा, तो ऐसी सिचुएशन में वो स्थगित कर सकता है। स्थगित है वो स्थापित लिख दिया गया है। नेक्स्ट आता है विधेयकों के प्रकार। विधेयक का मतलब कानूनी होता है, लेकिन जब तक कानून नहीं बनता उसे विधेयक कहते हैं। तो विधेयक 4 प्रकार के होते हैं। पहला सरकारी विधेयक, दूसरा निजी विधेयक, तीसरा वित्त विधेयक और चौथा आता है गैर वित्त विधेयक। तीनों के बारे में समझते हैं। सरकारी विधेयक वैसे विधेयक होते हैं जो सरकार के मंत्री द्वारा पेश किए जाते हैं, उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। दूसरा आता है निजी विधेयक। निजी विधेयक वह विधेयक होते हैं जो किसी निजी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। तीसरा वित्त विधेयक। वित्त विधेयक वह होते हैं जो धन से संबंधित होता है, यानी पैसों से संबंधित होता है। और गैर वित्त विधेयक क्या होता है, जो पैसों से संबंधित नहीं होता है, उसे गैर वित्त विधेयक कहते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर कानून कैसे बनता है। तो देखो कानून कैसे बनता है कि जैसे कोई मंत्री है, पहले विधेयक लाएगा, ठीक है, विधेयक वो मंत्री के पास जाएगा, उसके बाद जो विधेयक है वो जाएगा संसद के पास। अब संसद में सबसे पहले डिपेंड करता है वो विधेयक है क्या। अगर धन विधेयक है तो लोकसभा के पास जाएगा। लोकसभा में 1/3 सदस्य अगर सहमत हो जाते कि हाँ भाई ये विधेयक पारित हो जाना चाहिए, तो इसके बाद वो राज्यसभा के पास जाएगा। अगर राज्यसभा में 1/3 सदस्य रेडी हो जाते हैं, यानी दोनों को मिलाकर 2/3 रेडी हो जाते हैं, तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। और राष्ट्रपति जैसे ही इस पर हस्ताक्षर कर देता है तो उसे पास कर दिया जाता है। इस तरीके से वो कानून बन जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। तो 4 तरीके से, जैसे बहस और चर्चा करके। दूसरा, बहस और चर्चा कर में क्या होता है बच्चों, इसमें 2 चीज़ें आती हैं, है ना। इसमें मतलब प्रश्नकाल आता है और शून्यकाल आता है। दूसरा, कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृत करके। तीसरा, वित्तीय नियंत्रण करके। चौथा, अविश्वास प्रस्ताव लाकर। अब देखते इन चारों में है क्या अंतर। पहला, बहस और चर्चा। देखो आपको पता है विधायिका के सदस्यों को कार्यपालिका द्वारा बनाई गई कोई भी नियम और कानून है उसको लागू करने के तरीकों पर बहस करने का मौका मिलता है नेताओं को, ठीक है ना। और विधेयक पर बहस के दौरान कई तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, और इन सवालों में 2 समय आता है। एक आता है प्रश्नकाल, एक आता है शून्यकाल। देखो प्रश्नकाल का मतलब क्या होता है, संसद के अधिवेशन के दौरान हर दिन प्रश्नकाल होता है, जिसमें सभी मंत्रियों को यानी प्रश्नों के जवाब देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। दूसरा आता है शून्यकाल, यानी 12 बजे 11 या 12 बजे के बाद मतलब शून्यकाल आरंभ हो जाता है। इसमें जो मंत्री है वो प्रश्न पूछेगा तो सही, लेकिन अन्य मंत्री इन प्रश्नों के जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होते। दूसरा आता है कानून की स्वीकृति या अस्वीकृति, अर्थात संसद के पास कानून को पास या रद्द करने का पूरा अधिकार होता है। कोई भी कानून या विधेयक संसद की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता। अपने इस अधिकार से वो क्या करता है, संसद और कार्यपालिका को कंट्रोल करता है। अगर सरकार के पास विधायिका में बहुमत होता है तो कार्यपालिका के लिए कानून को पास करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन अगर सरकार के पास लोकसभा में या राज्यसभा में बहुमत नहीं होता है तो उसे कानून पास करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, इतना ज़्यादा जल्दी नहीं होता है। तीसरा, वित्तीय नियंत्रण, अर्थात देखो सरकार के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए धन की व्यवस्था होती है, जिसे बजट के द्वारा दिया जाता है। बजट संसद द्वारा ही किए जाते हैं, और इस तरह संसद वित्तीय नियंत्रण के द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, क्योंकि कार्यपालिका को पैसा भी तो चाहिए होगा ना। तो ये लोग जाएंगे संसद के पास, संसद बजट के रूप में पैसा देगी, है ना। नेक्स्ट आता है अविश्वास प्रस्ताव। देखो संसद का सबसे ताकतवर हथियार कौन सा होता है, अविश्वास प्रस्ताव होता है, जिसके द्वारा संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो प्रधानमंत्री के साथ साथ सभी मंत्रियों को त्याग पत्र देना पड़ेगा और अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो ये था इस वीडियो का लास्ट पार्ट और अंतिम पार्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।